प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7th का पार्ट 16 पढ़ेंगे। ठीक है ना? पार्ट 16 कक्षा 7th का। तो सब बच्चे बुक निकालें, और पेज नंबर 101 देखें। ठीक है ना? सबने बुक निकाल ली होगी। अब देखें, मैं इसको ऐसी कहानियाँ वैसे आप लोग बहुत पढ़ते आए हैं, पर मैं इसमें से कुछ भी यानी आपको इसमें से सब बताऊंगा इसमें से, पर इसको थोड़े थोड़े गैप में पढ़ूंगा मैं। ठीक है ना? क्योंकि पाठ बड़ा है, इसलिए आप मिलाएं। देखिए, प्रस्तुत निबंध के लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पाठ का नाम है भारत एक है। ठीक। अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता और उसकी विविधताओं में छिपी हुई है। यह बात गलत नहीं है, क्योंकि हमारे देश की एकता कितनी प्रकट है, उसकी विविधताएं भी उतनी ही प्रत्यक्ष हैं। भारतवर्ष के मानचित्र को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि ये इस देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो भारत का उत्तरी भाग ही है, जो लगभग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। इसके बाद विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक वह भाग है जिसे हम दक्कनी पठार कहते हैं। इस पठार के दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है वह प्रायद्वीप जैसा है। आश्चर्य की बात है कि प्रकृति ने भारत के जो ये 3 खंड किए हैं, वे ही खंड भारतवर्ष के इतिहास में 3 क्रीड़ा स्थल रहे हैं। पुराने समय में भारत उत्तर में जो राज्य कायम किए गए, उनमें से अधिकांश विंध्य की सीमा उत्तरी सीमा तक ही फैला कर रह गए। विंध्य को लांघकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत में मिलाने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन इस काम में कामयाबी किसी किसी को ही मिली। कहते हैं पहल अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था कि भगवान रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया। महाभारत के जमाने में उत्तरी और दक्षिणी भारत के अंश एक राज्य के अधीन थे या नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, क्योंकि रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच जो एकता स्थापित की, वह महाभारत काल में भी कायम थी और दोनों भागों के लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में दक्षिण भारत के राजा भी आए थे और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महायुद्ध हुआ था, उसमें दक्षिण के वीरों ने हिस्सा लिया था। इसका प्रमाण महाभारत में मौजूद है। अब मैं इस देश में बैर फूट का यह भाव इतना प्रबल क्यों हो रहा, इसके भी कारण है। बड़ी बड़ी नदियां और बड़े बड़े पहाड़ों के अनेक गुण हैं, लेकिन उनमें एक अवगुण भी होता है कि वे जहाँ रहते हैं वहाँ देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भीतर एक तरह की प्रांतीय या क्षेत्रीय जोश पैदा हो जाता है। इस देश में भी बहुत विशाल और उत्तरी छोर पर कश्मीर पड़ता है। जलवायु लगभग मध्य एशिया की जलवायु के समान है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ के घरों की रचना और लोगों के रूप रंग आदि में श्रीलंका का नमूना शुरू हो जाता है। चेरापूंजी भी इसी देश में है, जहाँ साल में सबसे अधिक वर्षा होती है, और थार की मरुभूमि भी यही है, जहाँ वर्षा होती ही नहीं अथवा नाम मात्र की होती है। इस प्रकार से यह पाठ आगे बढ़ता है। मगर विविधताओं का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं फैली हुई हैं और इनके कारण हम आपस में आमजन अजनबी से हो जाते हैं। उत्तर भारत में तो गुजरात से बंगाल तक की जनता के बीच संपर्क खूब हुआ है, इसलिए भाषा भेद की कठिनाइयाँ उतनी नहीं अखरती। लेकिन अगर कोई उत्तर भारतवासी दक्षिण चला जाए अथवा कोई दक्षिण भारतीय उत्तर चला आए और अपनी मातृभाषा के सिवा अन्य कोई भाषा ना जानता हो, तो सचमुच बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। भाषा भेद की यह समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है। यह तो
हुई भारत की विविधता की कहानी अब जरा देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इस विविधता में भीतर हमारी एकता कहाँ छिपी हुई है। सबसे विचित्र बात यह है कि अनेक भाषाएं बोलती हुई किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर रहने बहने वाली हमारी भावधारा एक है। अतः प्रायः एक ही तरह के विचारों और कथा को की वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्य रचना करते हैं। रामायण और महाभारत को लेकर भारत की प्रायः सभी भाषाओं के बीच अद्भुत एकता मिलेगी। इसके सिवा संस्कृत और प्राकृत में भारत का जो साहित्य लिखा गया था उसका प्रभाव भी सभी भाषाओं की जड़ में काम कर रहा है। विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता होती है। अतएव भारतीय जनता की एकता के असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य हैं, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी अंत में जाकर एक ही साबित होते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि फारसी लिपि को छोड़ दें तो भारत की अन्य सभी लिपियां की भाषा एक ही है, यद्यपि वह अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। जैसे हम हिंदी में का, खा, गा आदि अक्षर पढ़ते हैं, वैसे ही ये अक्षर भारत की एक लिपियों में भी पढ़े जाते हैं, यद्यपि इसमें लिखने का ढंग और है। तो और जो बात हिंदुओं के बारे में कही जा रही है वह दूर तक मुसलमानों के बारे में भी कही जा सकती है। देश के सभी कोनों में बसने वाले मुसलमानों के भीतर जहां एक धर्म को लेकर एक तरह की आपसी एकता है, वहां वे संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं में भी बहुत करीब है, क्योंकि ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे ही हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाते समय अपनी हिंदू आदतों भी अपने साथ ले गए थे। इसके सिवा अनेक शादियों तथा हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं और इस लंबी संगति के फलस्वरूप उनके बीच संस्कृति और तहजीब की बहुत सी समान बातें पैदा हो गई हैं, जो उन्हें दिनों दिन आपस में नज़दीक लाती जा रही हैं। आगे प्रत्येक देश की एक निजी संस्कृति विशेषता होती है, जो उस देश के प्रत्येक निवासी की चाल ढाल, बातचीत, रहन सहन, खान पान, तौर तरीकों और आदतों से टपकती है। चीन से आने वाला आदमी विलायत से आने वालों के बीच नहीं छिप सकता, और यद्यपि अफ्रीका के लोग भी काले होते हैं मगर वे भारतीयों के बीच नहीं खप सकते। भारतवर्ष में भी यूरोपीय पोशाकें खूब चली हुई हैं, लेकिन यूरोपीय लिबास में सजे हुए हिंदुस्तानियों के बीच एक अंग्रेज को खड़ा कर दिया जाए तो आसानी से अलग पहचान लिया जाएगा। इसी तरह भारत में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी, ईसाई, फारसी और मुसलमान की भारत से बाहर जाने पर आसानी से पहचान लिए जाते हैं कि वे हिंदुस्तानी हैं। और यह बात कुछ आज पैदा नहीं हुई है, बल्कि इतिहास के किसी भी काल में भारतवासी ही थे तथा अन्य देशों के लोगों के बीच में वे नहीं खप सकते थे। यही वह संस्कृति एकता का शक्ति है जो भारत को एक रखे हुए है। यही वह विशेषता है जो उन लोगों में पैदा होती है जो एक देश में रहते हैं, एक ही तरह की जिंदगी जीते हैं और एक तरह के दर्शन और एक ही तरह की आदतों का विकास करके एक राष्ट्र के सदस्य बन जाते हैं। तो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया आपको, इसके क्वेश्चन आंसर और जो कुछ है मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, और उसके बाद एक ग्रामर का भी चैप्टर डालूंगा मैं, इसको लिख लेना आप। देखिए हमारे देश के सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की विविधता है, लेकिन इस विविधता में ही हमारी एकता भी छिपी हुई है। विविधता हमारे देश की कमजोरी नहीं बल्कि सुंदरता है। ठीक।